मिस्टर अरविंद गौतम जी का कुछ संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहता हूँ। अरविंद गौतम सर हमारे साथ, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ 2009 से एसोसिएटेड हैं और इस समय हमारी यूनिवर्सिटी में सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। गौतम सर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वन मैन आर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को डिजाइन से लेके उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको चेंज करने से लेके जो भी नई इंफॉर्मेशन है वो सब गौतम सर करते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एग्जाम है, पीएचडी एग्जाम है, जो भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं उन सब के बारे में अपडेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लुक आफ्टर करना, इस सारा काम हमारी यूनिवर्सिटी का गौतम सर करते हैं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए किसी भी तरह के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है उसके लिए हम कभी भी कोई सर्विस हायर नहीं करते, किसी व्यक्ति को हायर नहीं करते, किसी कंपनी को हायर नहीं करते। हमारी यूनिवर्सिटी का सारा काम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का है वो गौतम सर अकेले देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए वन मैन आर्मी है। तो सर हमारे गौतम सर का लंबा एक्सपीरियंस हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, करीब 11 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। तो मैं गौतम सर को इनवाइट करता हूं उनके लेक्चर के लिए। गौतम सर प्लीज। सबको नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन मीडियम से ही हो रहा है और स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही ये काफी ज्यादा मुश्किल वक्त है कि हम लोग ऑफलाइन की जो क्लासेस है उससे दूर है और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही सब कुछ काम हो रहा है। देखा जाए तो जो बेनिफिट हमको ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से मिलते हैं वो शायद ऑफलाइन से भी नहीं हो पाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक ही बार को हम लोगों को क्लासरूम में जाके बार बार बोलने की रिक्वायरमेंट होती है और एक क्लास का जो लेक्चर है वो रीयूजेबल नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम जानते हैं कि इतना बेनिफिट है कि बच्चे जब चाहे तब आपके लेक्चर का यूज ले सकते हैं और मेनी टाइम उसको देखकर, सुनकर या अलग अलग मीडियम के माध्यम से, और जस्ट ऐसा फील होता है कि टीचर हमारे सामने ही है और बहुत ही बेहतर वे में जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होती है। आज हम आपके सामने कुछ आईटी टूल्स लाएंगे जो आप लोगों तो एक टीचर्स के लिए जो यूजफुल आईटी टूल्स है, मतलब जो हर स्मार्ट टीचर्स को जानना चाहिए, उनमें से है बेस्ट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हम आपको बताएंगे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बेस्ट रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल डे बाई डे वेबिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, एफडीपी हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि प्रोग्राम एंड होने के बाद उनका जो सर्टिफिकेट है वो कैसे ऑटोमेटिक क्रिएट होगा और कैसे सेंड होगा। तो इन बेसिक टूल्स के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बेस्ट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों को मालूम है कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये बेसिक रूप से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यदि आप लोग एक ही साथ यूट्यूब में या फेसबुक में एक से ज्यादा लोग लाइव होना चाहते हैं तो कैसे होंगे? जैसे जो फेसबुक के माध्यम से पॉसिबिलिटी होती है, यूट्यूब के माध्यम से होती है पॉसिबिलिटी, उसमें यह है कि जिस वेबकैम के सामने आप हैं तो एट ए टाइम आप ही लाइव हो पाएंगे। आपके जो
एक्सपर्ट है या दूसरे मित्र हैं वो लाइव नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे टूल्स है स्ट्रीमिंग के लिए यूज होते हैं जिनके माध्यम से एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट या एक से ज्यादा एक्सपर्ट एक ही बार में ऑनलाइन हो सकते हैं, और आपको ऐसा फील होगा कि जिस प्रकार टीवी में शो होता है कि एक से ज्यादा एक्सपर्ट स्क्रीन में आते हैं और डिस्कशन स्टार्ट होता है, सेम उसी प्रकार से हम इन टूल्स का यूज लेंगे तो बहुत इजी वे में ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। साथ में इनका एक और बेनिफिट होता है कि जैसे वेबिनार आपका हो रहा है गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू, गोटू वेबिनार के थ्रू या और भी कोई टूल्स है उसके थ्रू हो रहा है। तो जूम के अतिरिक्त जितने भी दूसरे एप्लीकेशन हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप गूगल मीट में है या टीम में है तो सेम टाइम पे जो आपकी स्क्रीन है वो यूट्यूब या फेसबुक पे लाइव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप इन टूल्स का यूज ले सकते हैं। स्ट्रीम यार्ड है, OBS स्टूडियो है, लाइव रिएक्टिंग है, रीस्ट्रीम है, वी लाइव है, बॉक्स चैट है, वी मिक्स है, स्विच बोर्ड है, वन स्ट्रीम है। इनमें से OBS स्टूडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आप इजिली यूज ले सकते हैं। और OBS स्टूडियो के अतिरिक्त जितने दूसरे टूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है लेकिन लिमिटेड फीचर्स के साथ, और यदि आप पेड फॉर्म में उनका यूज लेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो आप यूज ले सकते हैं। ओवरऑल इनमें से यदि आप यूज लेंगे तो सबसे बेहतर, सबसे इजी और यूजफुल जो है टूल्स वो है आपका स्ट्रीम यार्ड। स्ट्रीम यार्ड यदि आप फ्री बेसिस यूज लेंगे तो 20 आवर की रिकॉर्डिंग और 20 आवर की लाइव स्ट्रीमिंग में आप इसका यूज ले सकते हैं। उससे ज्यादा यदि आपको यूज लेना है एक ईमेल आईडी से तो फिर या तो आप लाइसेंस उसका यूज लीजिए जो बहुत कम पैसे में अवेलेबल है, या आप दूसरी ईमेल आईडी का यूज ले सकते हैं। मतलब एक ईमेल आईडी का आपने यूज लिया तो आप 20 आवर तक लाइव स्ट्रीमिंग की जो फैसिलिटी है उसका यूज करेंगे। फिर दूसरी ईमेल आईडी से आप जैसे रजिस्टर्ड होंगे तो फिर आप उतना ही यूज ले सकते हैं। इस प्रकार बिना 1 रुपए के भी आप स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग का काम देख सकते हैं, और सबसे इजी सॉफ्टवेयर है ये। मतलब इसके लिए कोई IT नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब भी आप चाहें तो बहुत बेहतर वे में आप इसका यूज ले सकते हैं। स्ट्रीम यार्ड क्या है? ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके लिए आप सिंपल ब्राउजर्स में जाएंगे और वहां आपने लिखा है streamyard.com। तो यदि आप ऑलरेडी लॉगिन है, आपने यूज लिया हुआ है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी का यूज लेंगे। ईमेल आईडी में पासवर्ड ऑटोमेटिक आएगा और उस पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन हो जाएंगे। एक बार, सिर्फ एक ही बार आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड जब आएगा तो वन टाइम सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी डेस्टिनेशन का कि लाइव स्ट्रीमिंग आपका कहाँ पे होगा। तो जैसे इसमें आप जाएंगे डेस्टिनेशन में, ऐड कीजिए डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे आपके सामने फेसबुक पेज का है, ग्रुप का है, प्रोफाइल का है, लिंक्डइन है, ट्विटर के लिए है, यूट्यूब के लिए है। मतलब डिफरेंट टाइप के जो सोशल मीडिया पेज है वहां पे लाइव होने की फैसिलिटी है। अब ये चूंकि फ्री ऑफ कास्ट आप यूज ले रहे हैं तो एट ए टाइम पे सिर्फ आप एक पे ही लाइव हो पाएंगे। यदि आपका पेड वर्जन होता तो एक ही बार में आपकी इवेंट फेसबुक पेज में भी, प्रोफाइल में भी, यूट्यूब, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म में भी एक ही बार में आप लाइव हो सकते थे। तो इनमें से जो भी आपकी चॉइस है, जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक पेज पे आना है तो आप फेसबुक पेज पे गए। स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से यदि आप अपने फेसबुक पेज में लॉगिन हैं तो जो जो पेज आपके सामने, मतलब आपके प्रोफाइल में है, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। और आपने किसी भी एक ऐसे पेज का यूज लिया जिसके कोई व्यूअर ना हो टेस्टिंग के लिए,
और क्रिएट ब्रॉडकास्ट पे आप जाइए। जितने भी प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐड हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होंगे। तो जैसे हमको इस पेज पे यदि आना है लाइव के लिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी आपका इवेंट का नेम है वो आप यूज ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा टेस्टिंग, तो ये बाद में अपडेट भी हो जाएगा। फिर आपने क्लिक किया, इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे नेम भी आपका आए, आपने देखा होगा कि यदि आप YouTube पे डायरेक्ट लाइव होते हैं तो सिर्फ आपका वेब कैम की जो फोटो है वो जाएगी, आपके नीचे कोई नेम शो नहीं होगा। तो स्ट्रीम यार्ड में ये भी फैसिलिटी है कि जो भी आप यहाँ नेम लिखना चाहें वो उसके साथ डिस्प्ले होगा। जो भी नेम आपको यहाँ लिखना है वो आप लिखिए। और यहाँ पे देखिए, पहला आपका काम क्या होगा कि ये जो स्क्रीन है इसको आप स्क्रीन पे लाइए, ऐड टू स्ट्रीम पे। तो ये आपने क्लिक किया और स्क्रीन पे आप आ गए। यहाँ पे आपके सामने देखिए गो लाइव है, मतलब आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा आपके द्वारा तो आपके इस फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिक लाइव हो जाएगा। और बेनिफिट्स क्या होगा कि व्यूअर के माध्यम से दिखा जाएगा। हेलो, आपके आवाज बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आवाज प्रॉपरली नहीं आ पा रही है सर। सर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। नहीं आ पा रही, बीच में आ रही है आवाज सर, आ रही है। हेलो, अभी आ रही है सर आवाज? गौतम सर आप कंटिन्यू करें, आप बिल्कुल क्लियर है भाई, आप कंटिन्यू करें गौतम सर। ओके सर। अब इसमें क्या होगा कि व्यूअर के माध्यम से जो भी यहाँ लिखा जाएगा वो आपके में ऑटोमेटिक यहाँ पे तो होगा, लेकिन लाइव होने के बाद। इसका एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर हो सकती है। ये देखिए, आपने इसका यूज लिया तो जो टैब यहाँ पे लाइव है कोई भी इवेंट वो ऑटोमेटिक शेयर होगी। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, और ये आपको ध्यान रखना है कि यदि उस इवेंट को आपको ऑडियो के साथ लाना है तो शेयर ऑडियो पे भी क्लिक करना है। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ वीडियो जाएगा और ऑडियो म्यूटेड वे में रहेगा। तो शेयर ऑडियो पे आपने क्लिक किया और जिस एप्लीकेशन को आपको लाना है, जैसे क्रोम टैब और ये मीट की इवेंट है, तो ये आपने इस प्रकार से क्लिक किया तो ये स्ट्रीम यार्ड में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्क्रीन में आपका वेब कैम की इमेज जाएगी, दूसरे स्क्रीन में जो इवेंट्स आपका लाइव है वो भी आ सकता है। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके एक्सपर्ट टीम में और भी जो है डिस्कशन के लिए उनको आपको लाना है तो आप इनवाइट पे क्लिक करिए और ये लिंक जो आपके सामने है इसको जस्ट कॉपी कीजिए और अपने एक्सपर्ट को मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी माध्यम है उस माध्यम से सिर्फ आपको लिंक भेजना है। जैसे ही लिंक एक्सपर्ट के द्वारा क्लिक होगी ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे यहाँ एक रिक्वेस्ट आएगा कि ही वांट टू ज्वाइन योर लाइव स्ट्रीम। तो आपने उसको एडमिट किया। फिर एडमिट होने के बाद यहाँ पे जैसे अभी आपके सामने 2 स्क्रीन है तो उस एक्सपर्ट की एक और स्क्रीन आएगी, तीसरा एक्सपर्ट आएगा तो उसकी एक और स्क्रीन आएगी और सिंपली आप उसको ऐड टू स्क्रीन के माध्यम से स्क्रीन पे ला सकते हैं। और जब आपको हटाना है उसको स्क्रीन से तो आपके सामने ऑप्शन होगा रिमूव स्क्रीन, तो सिर्फ ये रहेगा। इसको भी आपको हटाना है तो इस प्रकार कर सकते हैं, मतलब कि लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पे जब भी आप चाहें तो यहां से स्क्रीन ऐड हो जाएगी और स्क्रीन आपकी रिमूव हो जाएगी। तो एक साथ आप 6 एक्सपर्ट के साथ लाइव स्ट्रीम के माध्यम से फेसबुक में, यूट्यूब में आप लाइव हो सकते हैं और सिंपल आप जाएंगे गो लाइव पे क्लिक होते ही लाइव हो जाएंगे।
ये जैसे मैंने क्लिक किया तो इन्फो मैसेज के रूप में यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब व्यूअर के माध्यम से जो भी लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ओके, तो ये ओके आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें इस ओके को आप फेसबुक लाइव या यूट्यूब स्क्रीन पे भी ला सकते हैं। ये आपने यहाँ पे क्लिक किया शो, तो वो यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो जितने भी फेसबुक के यूट्यूब के व्यूअर हैं उनको आप स्क्रीन पे इस प्रकार से ला सकते हैं। इसका जो यूज है वो आप क्लासरूम टीचिंग के लिए भी ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए लाइव क्लास में आना है, तो और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फेस भी जाए और कोई पीपीटी का प्रेजेंटेशन है वो भी एक ही साथ जाए और वो भी लाइव मोड में। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है कि एक स्क्रीन पे आप अपनी जो स्क्रीन है वो लाइए और दूसरे में शेयर टू स्क्रीन के माध्यम से जो पीपीटी है आपकी वो आपको लाना है। तो एक ही साथ आपका प्रेजेंटेशन और वेब कैम के माध्यम से आपकी जो फोटो है दोनों ही फेसबुक या यूट्यूब पे आ जाएंगे। इवेंट मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा है, तो इस एडिट के माध्यम से यहाँ पे आप जाएंगे एडिट पे, तो ये सब कुछ बाद में एडिट भी हो सकता है। तो इस प्रकार लाइव स्ट्रीम आपको हर हाल पे यूज लेना है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि कोई इवेंट फेसबुक यूट्यूब या दूसरे मीडिया पे लाइव हो जाए, या यदि आप चाहते हैं कि क्लासरूम में भी, मान लीजिए कि ऐसी क्लासरूम है कि आप 2 टीचर या 3 टीचर एक ही साथ क्लास लेना चाहते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो भी आप इसका यूज ले सकते हैं। कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी यूज ले सकते हैं। और यदि आप इसका पेड फॉर्म यूज लेंगे लाइसेंस के साथ, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। मतलब जो इवेंट्स है वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी। तो इस वे में आपको लाइव स्ट्रीम यूज करना है। तो जितने भी स्ट्रीमिंग के लिए टूल्स हैं, हमारे व्यू में सबसे सिंपल, सबसे बेहतर और यूजफुल है StreamYard। सेकंड पे है OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स का है। तो इसका सिर्फ फ्री जो एप्लीकेशन है वही अवेलेबल है। तो OBS स्टूडियो आप यूज ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लाइव रिएक्टिंग यूज ले सकते हैं, रीस्ट्रीम भी यूज ले सकते हैं, वी लाइव यूज ले सकते हैं, वीमिक्स यूज ले सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी यूज ले सकते हैं। ये सभी आपके StreamYard के अल्टरनेटिव के रूप में यूज होंगे। लेकिन जितना सिंपल StreamYard है उनमें से कोई भी उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। फिर OBS स्टूडियो ये टोटल फ्री है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। यदि हम StreamYard से देखें तो OBS स्टूडियो जो है उसको आपको यदि यूज लेना है तो आपके पीसी में इंस्टॉल होने के बाद इस प्रकार से आएगा आइकन उसका OBS स्टूडियो। इसको आपने ओपन किया, अब इसके माध्यम से क्या होगा कि एक तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो एक ही साथ यूट्यूब में भी हो जाएगा, फेसबुक में हो जाएगा, ट्विटर में हो जाएगा, मतलब अलग अलग मोड मीडिया में अवेलेबल है। साथ में इसका जो दूसरा बेहतर रूप है स्ट्रीमिंग से भी ज्यादा बेहतर, वो है आपका कि इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ पीपीटी है प्रेजेंटेशन के लिए और उसको आप चाहते हैं कि वीडियो के फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए आप OBS स्टूडियो का भी यूज ले सकते हैं। मतलब OBS स्टूडियो एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप जितनी चाहे उतनी विंडो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में रखिए। रखने के बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग भी हो जाएगी और साथ में आप चाहते हैं कि स्ट्रीमिंग ना हो सिर्फ रिकॉर्डिंग हो तो वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये इसके माध्यम से स्ट्रीमिंग होगी फेसबुक में या यूट्यूब में।
और इसके माध्यम से क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग होने के पहले या स्ट्रीमिंग होने के पहले कुछ सेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पे सोर्स में आपको जो जो यहाँ पर लाएंगे विंडो में, वो सब कुछ अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस आइकन है, माइनस आइकन है, माइनस के माध्यम से रिमूव हो जाएगा, प्लस के माध्यम से ऐड हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे गए ऐड पे अब आपको जो भी लाना है, जैसे आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन लाना है या कोई क्रोम का टैब है वो लाना है, तो वो आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। ब्राउजर्स का भी आप यूज ले सकते हैं। इमेजेस यदि आपका है तो उसके का भी आप यूज लेंगे, इमेज स्लाइड शो भी हो जाएगा। मीडिया यदि ऑलरेडी कोई वीडियो है उसको आपको यहाँ पे रखना है तो वो भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए भी आप यूज ले सकते हैं। तो एक स्क्रीन में ये आपका अवेलेबल हो गया। इसी प्रकार और भी आप यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। इसके माध्यम से यदि ये meet.google.com की जो विंडो ऑलरेडी ओपन है उसको यदि आपको स्क्रीन पे लाना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उन सबका यूज लेते हुए आपको सबसे पहले तो स्क्रीन पे लाना है। स्क्रीन पे लाने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करिए तो रिकॉर्डिंग आपकी क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। अब यदि वेब कैम आपका ऑन है यहाँ पे तो ऑडियो वीडियो भी आएगा, जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे लाया है टैब के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। और लास्ट में फिर आप इसको स्टॉप करिए। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाएगी और स्ट्रीमिंग के लिए भी आप यूज ले सकते हैं। स्ट्रीमिंग के लिए आपको ये याद रखना है कि जब आप फेसबुक पे या यूट्यूब में लाइव होना चाहते हैं तो दोनों में स्ट्रीमिंग की होता है। मतलब कैमरा फैसिलिटी ना यूज लेके स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी आप यूज लेंगे और उस स्ट्रीम की को पहले आप फेसबुक से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद फिर आप यहाँ पे आपको यूज करना है। तो स्ट्रीम यार्ड का आप यूज लीजिए यदि आपका उद्देश्य है लाइव स्ट्रीमिंग होना। यदि आपका ऑब्जेक्टिव है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो और रिकॉर्डिंग भी हो तो आप OBS स्टूडियो यूज ले सकते हैं। स्ट्रीम यार्ड को आपको नहीं यूज लेना है तो अल्टरनेटिव के रूप में आप रीस्ट्रीम, बी लाइव, इनमें से कोई भी ऐप आप यूज ले सकते हैं। और सबसे बेहतर ये है कि जो भी आपको यूज लेना है ऑनलाइन टीचिंग के लिए या दूसरे उद्देश्य के लिए, तो आपको अपने से ही सब कुछ सीखना है। मतलब जब आपका ऑब्जेक्टिव ये रहे कि बिना किसी दूसरे के हेल्प के हमको अपने से ही सीखना है, सिर्फ गूगल का आप यूज लीजिए और जब तक उसमें आप एक्सपर्ट ना हो जाइए तब तक उसको सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप में आ जाएगी। और जैसे ही आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा लर्निंग में बैरियर क्रिएट होते हैं। दूसरे स्टेप में हम आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अब उसको आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड हो, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की। तो ये जो कुछ टूल्स है इनका आप यूज ले सकते हैं और इनमें से सिर्फ एक टूल्स ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जितनी हमारी लिस्ट में शो हो रहा है, और दूसरे सभी टूल्स जो है सॉफ्टवेयर वो लाइसेंस बेस्ड है। मतलब उनका आप जब लाइसेंस लेंगे तो बेहतर वे में यूज लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज लेंगे तो वाटर मार्क के साथ यूज करेंगे।
तो आप स्ट्रीम यार्ड का भी यूज ले सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। स्ट्रीम यार्ड से भी बेहतर ऑप्शन है आप OBS स्टूडियो यूज लीजिए, जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन OBS स्टूडियो में क्या है, दो ड्रॉबैक है। पहला ये है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज्यादा सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये है कि इसमें इको प्रॉब्लम होती है, जैसे ही साउंड रिकॉर्ड होगा माइक के माध्यम से तो इको भी साथ में आता है। और इसमें सिर्फ क्या है, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, तो रिकॉर्ड होने के बाद एडिट की फैसिलिटी के लिए आप फिर दूसरे ऐप पे जाएंगे और उसके माध्यम से वो एडिट होगा। तो यदि आपके पास कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर ना हो तब आप हर हाल पे OBS एप्लीकेशन का यूज ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ पैसा दें, लाइसेंस बेस में लें, या जैसा कि YouTube में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, मतलब ऑडियो भी है, वीडियो भी है, साथ में PPT भी है, और बहुत सारे एनिमेशन आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं, मतलब उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है वीडियो में वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो यदि उस वे में आप चाहते हैं कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो तो फिर ना तो स्ट्रीम यार्ड अच्छा है ना तो OBS अच्छा है। फिर उस केस में यदि आप PC में यूज लेना चाहते हैं विंडोज में, तब आपको पेड सॉफ्टवेयर ही यूज लेना होगा जो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप एंड्रॉयड यूजर है, मोबाइल में है, तो मोबाइल के केस में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप भी अवेलेबल है, लेकिन बेहतर है कि इनमें से कोई भी आप पेड सॉफ्टवेयर यूज करें। इन पेड में से सबसे जो बेहतर हमारी जो चॉइस है वो है आपका वैंडीकैम। ये मतलब बहुत ही यूज है और काफी ज्यादा फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। आप इमेज को जिस भी एरिया में रखना चाहेंगे वो रख लेंगे, एनिमेशन की फैसिलिटी है, मतलब एक वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जितने फीचर्स आप सोचेंगे वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इसका आपको यदि यूज न लेना हो तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है एक्टिव प्रेजेंटर का। एक्चुअली में जितने भी प्रोफेशनल टीचर हैं, ट्यूटर्स हैं, वो मोस्टली इसी सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं, एक्टिव प्रेजेंटर। साथ में सबसे जो महंगा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत ही बेहतर है वो है आपका टेकस्मिथ कैमटेसिया। आप इसका यूज ले सकते हैं, लेकिन इसका जो लाइसेंस है टेकस्मिथ का वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। इनमें मतलब सबसे ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप इनमें से कोई ऐप भी यूज ले सकते हैं, लेकिन सभी ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ लाइसेंस के रूप में भी है। लेकिन जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप इनका यूज करेंगे तो सभी वीडियो में वाटर मार्क में उसी ऐप का नेम आएगा। जैसे यदि हम वैंडीकैम का यूज लेंगे तो वीडियो में क्या है, वाटर मार्क आएगा। एक्टिव प्रेजेंटर का यूज लेंगे तो भी वीडियो में वाटर मार्क आएगा। तो यदि वाटर मार्क हमको नहीं यूज लेना है तो लाइसेंस फॉर्म में यूज लेंगे, अदरवाइज OBS स्टूडियो आपको यूज करना है। तो इनमें से एक को मैं देखता हूं कैसे आपको यूज लेना है। बहुत ही आसान है, इसके लिए ना तो आपको कुछ पूछना है ना तो अलग से कुछ सीखने की रिक्वायरमेंट है, जस्ट आप इंस्टॉल कीजिए और उसका यूज करिए। तो जैसे ये देखिए वैंडीकैम है, इंस्टॉल है ऑलरेडी, इसको मैंने रन किया। रन होने के बाद यहां पे देखिए ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो प्री सेटिंग है, मतलब इस वीडियो के पहले आपने जो किया है सेटिंग, उसी सेटिंग के अनुसार रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो यदि इसकी आवाज वीडियो में की आवाज है। हेलो, हाँ गौतम सर आप कंटिन्यू करें, किसी का माइक अनम्यूट हो गया होगा, आप कंटिन्यू करें। यहाँ पे देखिए ये आपका है ऐड वेब कैम ओवरले, मतलब प्रेजेंटेशन में साथ में वेब कैम भी ऐड हो जाएगा। तो ये वेब कैम है। वेब कैम को आपको कैसे यूज लेना है, कौन सा कैमरा है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर आप यदि कुछ लिखना चाहते हैं कि वीडियो में
एनिमेशन के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। साथ में लोगो भी आपको यदि कुछ रखना है तो लोगो भी रख सकते हैं, जहां पे है तो उसकी लोकेशन जस्ट आपको यहाँ से देना है तो वो साथ में लोगो भी आ जाएगा। और इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया कि ऐड लोगो ओवरले टू वीडियो, तो वो ऐड हो जाएगा। और ये आपकी माइक के लिए है, माइक्रोफोन आपको कौन सा यूज लेना है वो सब कुछ यहाँ से हो जाएगा सेटिंग। और इसके बाद जस्ट आप रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। फिर स्क्रीन के सामने आपको जो लाना है उतना यहाँ पे लाइए और रिकॉर्डिंग पे आपने जैसे ही क्लिक किया अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार ये बहुत ही इजी वे में आप इसका यूज ले सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग इंड हो गई और फिर आप उसको देख लेंगे। लेकिन मेन जो इशू है, मतलब ये सब कुछ जो आप चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग में फीचर्स हो, तो ऑल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वाटर मार्क के रूप में ये यहाँ पे शो होगा कंपनी का नेम, तो ये सिर्फ इसका ड्रॉबैक है। इसके अतिरिक्त यदि आप उस और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज लेना चाहते हैं तो टेक स्मिथ का जो कैमटेसिया है इसका आप यूज ले सकते हैं। ये मतलब जितने भी रिकॉर्डिंग है, यदि आपका उद्देश्य ये है कि पीपीटी के माध्यम से वीडियो डेवलप हो तो उस केस में ये ज्यादा बेहतर है। बेनिफिट क्या है कि ये एड इन के रूप में आपके पावर पॉइंट के साथ ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। तो जब आप पावर पॉइंट में जाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए तो वहां पर मतलब बिना इस सॉफ्टवेयर को ओपन हुए ही डायरेक्ट आप पावर पॉइंट के माध्यम से भी वीडियो आपकी रिकॉर्ड होगी। और ओपन होने के बाद न्यू रिकॉर्डिंग पे आप जाइए, इसके बाद ये देखिए वेब कैम आपका आएगा, माइक्रोफोन की भी है सेटिंग, रिकॉर्ड एरिया आपको किस साइज का रखना है ये सेट हो जाएगा डायमेंशन के रूप में। और सीधे आप यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करिए और जब भी आपको रोकना है तो F10 के माध्यम से रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब आप स्क्रीन पे जो भी लाएंगे वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा, साथ में आपका ऑडियो वीडियो भी उसमें जाएगा। तो इसका आप यूज ले सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप पावर पॉइंट पे जाएंगे तो उस पावर पॉइंट में ऐड इन्स के रूप में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वो अवेलेबल है। यहाँ से भी कैमरे की सेटिंग होगी, माइक का होगा सेटिंग, लेआउट वगैरह आपको क्या रखना है, स्क्रीन की साइज क्या रखना है वो सब कुछ रखिए। और स्लाइड जो आपका है तो हाफ पोर्शन में आप स्लाइड रख सकते हैं, हाफ में अपना जो वेब कैम का ऑडियो वीडियो है उसको रख सकते हैं। तो डायरेक्ट पावर पॉइंट के माध्यम से भी आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा यदि आप इस ऐप का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त एक YouTube मूवी मेकर ऐप भी अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी आप यूज ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें भी क्या है वाटर मार्क आ जाएगा आपके वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी है। इस प्रकार यहाँ पे आएंगे, रिकॉर्डिंग पे जाएंगे और इस प्रकार से स्क्रीन इसमें अवेलेबल होगी। तो बहुत ही इजी वे में आप इसका भी यूज ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम एक ही है कि वाटर मार्क
जो ऐप का लोगो है वो ऐड होगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ऐप हैं जो बिना डाउनलोड हुए इंटरनेट के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। उनमें से जैसे ए पावर रेक है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। मतलब आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर का यूज लेंगे और उसकी साइट में डायरेक्ट जाएंगे तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की जो फैसिलिटी है वो आप यूज ले सकते हैं। और साथ में आपका वेब कैम भी रिकॉर्ड हो जाएगा और जो प्रेजेंटेशन है या दूसरा स्क्रीन है, वीडियो है, वो भी उसमें मर्ज होके रिकॉर्ड होंगे। एक और बेहतर ऑप्शन है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सभी पेड सॉफ्टवेयर है। एक फ्री में आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है फ्लैक्स वैक्स एक्सप्रेस के नाम से, लेकिन ये भी लिमिटेड फीचर के साथ है। ज्यादा यदि अच्छा फीचर यूज लेना है तो प्रो पे आपको जाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लेटेस्ट MS ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज लेंगे तो उसमें ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। मतलब आपको अलग से इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यदि आप इनका यूज लेते हैं तो आपका वीडियो बहुत बेहतर वे में हो सकता है। मतलब एक वीडियो में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो स्पीकर है उसका फोटो भी रहे, वो जो बोल रहा है उसी टाइम पे टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले हो प्रेजेंटेशन के साथ, इमेज डिस्प्ले हो, कुछ क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए फिर आपको पेड सॉफ्टवेयर ही यूज लेना होगा। और इन सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये होगा कि आपको अलग से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। मतलब साथ में आपका वीडियो एडिट भी होगा, जो इको आ रहा है, डबल साउंड आ रहा है, वो एक लेवल तक रिमूव भी हो जाएंगे। हालांकि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज लेंगे तो पूर्ण रूप से जो इको है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि इको पूर्ण रूप से गायब हो जाए आपकी वीडियो से तो उस केस में जो आपकी आवाज है वो काफी ज्यादा फिर स्लो हो जाएगी, तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा डाउन होगी। तो इस प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी वीडियो एडिट हो जाए, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग यदि आप का वीडियो फेसबुक के माध्यम से रिकॉर्ड हुआ है, यूट्यूब के द्वारा रिकॉर्ड हुआ है, तो वहां पे एडिटिंग की बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एडिट की बेसिक फैसिलिटी में क्या होता है कि आपका वीडियो ट्रिम हो जाए या छोटे छोटे पोर्शन में स्प्लिट होके डाउनलोड हो और फिर आपने जितने भी पोर्शन है सबको एक साथ ज्वाइन किया, या सीक्वेंस आप चाहते हैं कि आगे पीछे हो जाए, थोड़ा सा इको कंट्रोल हो जाए, टाइटल ऐड हो जाए, तो इन सब के लिए आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि यदि आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक आपको एडिट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहेगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करें, जिनमें से आपका ये जो सबसे लास्ट में है हिट फिल्म एक्सप्रेस और शॉर्टकट, साथ में लाइट वर्क, ये आपके तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका भी लाइसेंस है, लेकिन अब यदि फ्री एप्लीकेशन इनका यूज लेते हैं तो भी आपका सिंपल वीडियो एडिट होगा। लेकिन एज ए प्रोफेशनल यदि आप चाहते हैं कि आपके वीडियो में सब कुछ एडिट हो जाए, जो भी आप चाहते हैं कि फेस दूसरे का रहे, आवाज ही दूसरे की आ जाए, या आवाज की जो स्पीड है वो कम ज्यादा हो जाए, मतलब जस्ट आप चाहते हैं कि फेक टाइप का वीडियो क्रिएट हो जाए, लोगो आ जाए। मतलब जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे डुप्लीकेट वीडियो मार्केट में वायरल होते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए फिर जो बेहतर पेड सॉफ्टवेयर है वो आप यूज करना पड़ेगा। तो सबसे एक्सीलेंट जो वीडियो एडिटिंग के लिए अभी है 2020 में, वो है आपका एडोब का। एडोब के एक्चुअली में कोई भी एप्लीकेशन होता है वो नॉर्मली बेहतर ही होता है और उसके बहुत कम अल्टरनेटिव मार्केट में
अवेलेबल होते हैं। जैसे एडोब का जो पीडीएफ रीडर है, हम लोग जानते हैं कि जब से ये मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उसका कोई उतना अच्छा जो अल्टरनेटिव है वो मार्केट में आज तक नहीं अवेलेबल है। मतलब आज भी हम लोग एडोब रीडर ही यूज करते हैं। मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि 30-40 साल होने के बावजूद भी उनका कोई अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। जैसे MS ऑफिस उनमें से एक है, कि एक्सेल है, वर्ड है, इनके अल्टरनेटिव में बहुत सारे मार्केट में ऐप है, लेकिन फिर भी उनका कोई एग्जैक्ट अल्टरनेटिव नहीं हो पाया। तो उसी प्रकार एडोब के कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे फोटोशॉप हो, कोरल ड्रा हो, या फिर आपका एडोब प्रीमियर प्रो हो, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर ये है आपका वीडियो एडिटिंग में। इसके अतिरिक्त इसी के लाइट फॉर्म में आप एडोब प्रीमियर, एलिमेंट्स, रफ का, बेसिक का, आप इनका भी यूज ले सकते हैं। ये आपको फ्री लाइसेंस के साथ भी अवेलेबल है और पेड लाइसेंस के साथ भी। फ्री में यदि आप जाएंगे तो 1 मंथ तक आप यूज लेंगे, 14 डेज तक आप यूज लेंगे, या तो फिर आप सोचेंगे कि क्रैक फॉर्म में यूज करें, लेकिन उनमें क्या है, लिमिटेड फीचर्स के साथ ही आप यूज ले पाएंगे। तो पेड लाइसेंस के साथ आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि हम एडोब वीडियो एडिटिंग के अल्टरनेटिव में जाएंगे तो सबसे बेहतर पेड में जो आपको मिलेगा वो है फाइबर पावर डायरेक्टर। आप इसका भी यूज लेंगे तो सेम वे में जो एडोब में फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे यूज ले सकते हैं। फिर अब है क्या कि हम लोग ऑनलाइन हैं और आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ अभी ऑनलाइन हो, और आने वाले टाइम में ये भी चांसेस है कि सब कुछ वर्चुअल ही हो जाए। तो वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट अक्सर होगी, या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर ये होता है कि दूसरे एक्सपर्ट का हम हेल्प लें और सब कुछ ऑनलाइन जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन ऐसे ऐप होते हैं जो विंडोज में, लिनक्स में, मैक में और एंड्रॉयड में अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन होते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप अपने लैपटॉप से, अपने पीसी, अपने मोबाइल से दूसरे के लैपटॉप में जाएंगे वर्चुअल वे में, और उस लैपटॉप को कंट्रोल करके आप जो भी करना चाहें, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है या जो भी प्रॉब्लम है वो रिमोटली ही सॉल्व हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप गांव में हैं या ऐसे प्लेस में हैं जहां इंटरनेट की फैसिलिटी है लेकिन 2G नेटवर्क है या 3G नेटवर्क है, और उसी दिन आपका लेक्चर है, वीडियो आपके मेल पे है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो मेल का वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाए या फेसबुक में अपलोड हो जाए। तो उस केस में जब आपके पास 2G नेटवर्क है तो जहां पे आप हैं वहां से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, और यदि होगा भी तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए बेहतर मेथड है कि आप अपने ऑफिस के पीसी या ऑफिस के लैपटॉप या आपके जो फ्रेंड है उनके पीसी, लैपटॉप, सर्वर का यूज लेंगे। आप रिमोटली ही लॉगिन हो जाएंगे, और जब लॉगिन होंगे तो उनके सिस्टम में जितना फास्ट इंटरनेट आ रहा है वो इंटरनेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आप स्लो इंटरनेट पे है तो आपको ये देखना है कि फास्ट इंटरनेट किस पीसी में अवेलेबल है। जिस पीसी में फास्ट इंटरनेट अवेलेबल है उस पीसी में आप रिमोटली लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद वहां पे जो भी अपलोडिंग का काम है, डाउनलोडिंग का काम है, लॉगिन मतलब ऑनलाइन होना है, या यदि कोई प्रॉब्लम है वो आपको हटाना है, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन है, डिलीशन है, तो वो आप इनका यूज ले सकते हैं। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिनका आप 1 बाय 1 यूज ले सकते हैं। सभी सॉफ्टवेयर लगभग एक जैसे हैं, लेकिन बेसिक इनमें 2 डिफरेंस होता है। एक ये है कि ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें बिना अनइंटरप्टेड आप दूसरे पीसी पे जा सकते हैं, और दूसरा मोड ये है कि जब आप दूसरे पीसी पे जाएंगे तो कुछ ऐप ऐसे हैं जो रिमोट पीसी का जो यूजर है, जब तक आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं होगी उनके द्वारा, तब तक एंट्री आपकी नहीं हो पाएगी। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं इनमें से
कि जो बिना किसी रिक्वेस्ट के, रिमोट यूजर के, बिना एक्सेप्टेंस के आप उसके पीसी तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मोस्टली अधिक यूज होते हैं, जिनमें रिमोट यूजर के परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वेस्ट जाएगा, जब तक उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप उस पीसी में नहीं जा सकते। इन लिस्टिंग एप्लीकेशन टूल्स के साथ में आप एक और ऐप यूज लेंगे जो इन लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेहतर है, और वो है आपका रिमोट लॉगिन। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो इनबिल्ड एप्लीकेशन के रूप में यूज होता है, रिमोट डेस्कटॉप या आईडीसी, इस ऐप का आप यूज लेंगे तो किसी भी लैपटॉप में, सर्वर में, मतलब जो आईपी बेस है, मतलब उस पीसी में कोई ना कोई आईपी है या साइट का नेम है, तो आप बिना किसी रुकावट के आप एक बार एंट्री होंगे और जब तक आपको रहना हुआ वहां रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि उस पीसी में आईपी एड्रेस होना अनिवार्य है, और साथ में आईडीसी की जो फैसिलिटी है वो रिमोट पीसी में, सर्वर में इनेबल होनी चाहिए। यदि एक बार इनेबल है, आईपी इनेबल है और इंटरनेट आपके एंड में और उसके एंड में, दोनों एंड में अवेलेबल है, तो आप इसका बहुत इजीली यूज करेंगे। जितने भी आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो हमेशा आईडीसी का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से वो सब कुछ अवेलेबल है जो वो चाहते हैं। मतलब ये मानिए कि जैसे मैंने क्लाउड सर्वर लिया हुआ है जो अमेरिका में है, अब वहां पे हमारे मान लीजिए वेबसाइट रन हो रही है, एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, तो उस फिजिकल लोकेशन पे तो हम चाह कर भी नहीं जा सकते, लेकिन आईडीसी के माध्यम से, ये जो ऐप है इसके माध्यम से हम जब चाहे तब उस सर्वर में उसी प्रकार जाएंगे कि जैसे हमारे सामने वो रखा हो। तो डेमो के रूप में जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि सर्वर में आपके आईपी इनेबल्ड है और आईडीसी इनेबल्ड है तो आप रिमोटली कैसे लॉगिन होंगे। सबसे पहले आपको उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस डालिए और सीधे यहाँ पे क्लिक करिए। लेकिन सिक्योरिटी रीजन से क्या होता है कि आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट पोर्ट पे आईडीसी इनेबल ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि फायरवॉल के माध्यम से बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जिन पोर्ट के माध्यम से कोई भी डाटा आएगा या उसी पोर्ट से जाएगा, तो उस पोर्ट के माध्यम से ही कई बार सिक्योरिटी में अटैक भी होंगे, वायरस भी आएंगे, और भी जो प्रॉब्लम है उन पोर्ट के माध्यम से होता है। तो आईडीसी को ज्यादा सिक्योरिटी यदि आपको देना है तो आप चाहें तो उस पीसी में पर्टिकुलर पोर्ट भी रख सकते हैं कि हम इस पोर्ट के माध्यम से ही लॉगिन होंगे, और वो पोर्ट केवल सर्वर जानता है कि आप जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे सर्वर का पोर्ट है 14.139.51.118.9001, ये हमारे उसका पोर्ट होगा। और फिर मैंने क्लिक किया यूजर नेम पासवर्ड, इसलिए ऑलरेडी चूंकि ऐड सब कुछ आ जाएगा। अदरवाइज आपको आईडी की रिक्वायरमेंट होगी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो आईडी के रूप में आपको सर्वर के जो उसका यूज लेना होगा, और पासवर्ड उस सर्वर का जो है वो आपको यूज लेना होगा। लेकिन अभी इंटरनेट की फैसिलिटी गौतम जी, मैंने गलती से आपको म्यूट कर दिया है, मैं दूसरे को म्यूट कर रहा था, आप अनम्यूट हो जाइए। गौतम सर अनम्यूट कर लीजिए, गलती से हो गया। अच्छा। तो यहाँ पे हमने देखा कि चूंकि सर्वर इन पे इंटरनेट अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए हम सर्वर से लिंक नहीं हो पा रहे हैं। देखेंगे हम प्रेजेंटेशन इंड होने के पहले यदि एलपीएन इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है सर्वर पे हमारे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्वर पे आप जाएंगे और जो काम आपका आपके पीसी से 1 घंटे में होगा,
सर्वर पे आप जाएंगे, 2 मिनट के अंदर वो वीडियो कैसे आपकी यूट्यूब या फेसबुक में अपलोड हो जाएगी, या कोई भी सॉफ्टवेयर वहां पे डाउनलोड हो जाएगा, या और भी जो दूसरे टास्क है वो परफॉर्म होंगे। तो सबसे बेहतर के रूप में तो आपको ये यूज लेना है। अब आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में, आपके केबिन में एक पीसी है जो ठीक ठाक हो लगभग, और आपको मालूम है कि उसमें हाई स्पीड का इंटरनेट अवेलेबल है। तो यदि हाई स्पीड का इंटरनेट अवेलेबल है तो उस पीसी को आप 24/7 मोड में ऑन करके रख दीजिए। मतलब सर्वर और पीसी में कोई खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ कैपेसिटी का डिफरेंस होता है और कोई अंतर नहीं। आप एक नॉर्मल पीसी को भी सर्वर के रूप में यूज ले सकते हैं, और कोई स्टैटिक आईपी आप वहां पे रख लीजिए। आईपी ना हो तो भी दूसरी मेथड है कि बिना आईपी की भी हम वहां पे जाएंगे, और हर हाल पे आरडीसी की जो फैसिलिटी है उसको आप इनेबल्ड फॉर्म में रखिए। तो जब भी आप अपनी ऑफिस से, केबिन से दूर है जहां पे स्लो इंटरनेट है और आपको हाई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप अपने ऑफिस के पीसी में रिमोटली लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद जो भी आपका टास्क है वो बहुत इजी वे में परफॉर्म हो जाएगा। तो इस ऐप का तो हम यूज लेंगे ही, जो बाय डिफॉल्ट विंडोज के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि आपको यूज लेना है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप में लिमिटेशन क्या है कि बेसिकली सर्वर एंड के लिए यूज होता है और आईपी की रिक्वायरमेंट होती है, और आईडीसी उसमें इनेबल्ड होना चाहिए। लेकिन बेनिफिट भी क्या है कि बिना किसी रिमोट यूजर की जानकारी के या बिना किसी एक्सेप्टेंस के जब आप चाहे तब उसमें लॉगिन हो सकते हैं। दूसरे ये जो ऐप अवेलेबल है, इनमें से ISL लाइट रिमोट डेस्कटॉप हो गया, रिमोट यूटिलिटी हो गया, अल्ट्रा वीएनसी हो गया, ये कुछ ऐसे टॉप के रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है कि बिना रिमोट यूजर के एक्सेप्टेंस के उसके पीसी तक आप जा सकते हैं। बस उसके पीसी में ये इनेबल होने चाहिए या इंस्टॉल्ड होने चाहिए। नॉर्मल यूजर के लिए मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में कुछ फॉल्ट है और वो फॉल्ट नहीं सॉल्व हो पा रही है, लेकिन आपके मित्र या आपके दोस्त उसको अच्छे से जानते हैं, तो आप एनीडेस्क का और टीम व्यूअर जो ऐप है, रिमोट पीसी है, इन तीनों का आप यूज ले सकते हैं। इन तीनों के माध्यम से क्या होगा कि आपके इंड पे भी वो इंस्टॉल होना चाहिए और रिमोट यूजर पे भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो एनीडेस्क जो सबसे ज्यादा सिंपल है, हालांकि ये लाइसेंस में भी आता है, फ्री में भी आता है, फ्री में लिमिटेड फीचर्स है, लेकिन उतने ज्यादा फीचर्स है कि आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और पूरा काम आपका एनीडेस्क से हो जाएगा। ये गूगल के माध्यम से 1 मिनट से भी कम टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा दोनों एंड पे। इंस्टॉलेशन के बाद सिर्फ रिमोट यूजर जो है, जिसके लैपटॉप को आपको देखना है, उससे एनीडेस्क की आईडी आपको पूछना है कि आप अपनी आईडी बताओ। उसकी आईडी को आपने अपने लैपटॉप में इनपुट किया। इनपुट करने के बाद, जैसे मैं आपको साथ में दिखाता भी हूं, एनीडेस्क पे आप जाएंगे और ये आपकी यहाँ पे आईडी है 9356137009। ये आईडी यदि आप रिमोट यूजर को देंगे तो वो आपके पीसी में लॉगिन हो जाएगा, और रिमोट यूजर की जो भी आईडी है वो यहाँ पे आप डालेंगे, और इनपुट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। ये यदि वैलिड होती तो रिक्वेस्ट वहां पे जाना, चूंकि ये आईडी इनवैलिड है तो रिक्वेस्ट जाने के पहले ही क्लोज जाएगी। इसके पहले जो यहाँ पे रिमोट लॉगिन मैंने किया था वो कुछ यहाँ पे आईडी अवेलेबल है। यदि मैं इन आईडी का यूज लूं तो अभी भी यदि रिक्वेस्ट जाने के बाद रिमोट यूजर के माध्यम से एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यदि उन्होंने एक्सेप्ट किया तो मैं उनके लैपटॉप में लॉगिन हो जाता है। लेकिन चूंकि उनका लैपटॉप अभी क्लोज है और यदि ऑन भी होगा तो उन्होंने इसको डिनाई किया है, तो इस कारण से मैं उनके उसमें नहीं जा सकता। आप में से जो भी आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, तो किसी के भी लैपटॉप में आप एनीडेस्क के माध्यम से बहुत इजी वे में लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन आपने जैसा देखा कि विंडोज का जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है और इस ऐप में
डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आप इस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं कि जब सामने वाला यूजर आपको एक्सेप्टेंस देगा तभी आप उसके लैपटॉप में लॉगिन हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली में सिक्योरिटी के हिसाब से है कि कोई भी यूजर यदि आपको वो एनीडेस्क आईडी जानता है तो बिना आपके परमिशन के, बिना आपके एक्सेस के आपके पीसी तक वो ना आ पाए। तो इस कारण बस ये सिक्योरिटी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एनीडेस्क के अतिरिक्त आप एमी का भी यूज ले सकते हैं। मोस्टली जितने आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो एनीडेस्क से ज्यादा पुट्टी और एमी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी ये होती है कि हम अपने पीसी में टेलनेट के या रिमोट इनके जो भी EXE कोड यदि हम लिखते हैं पावर सेल में, वो ऑटोमेटिकली दूसरे में एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका राउटर है, सर्वर है, उसमें यदि फॉल्ट हो गई तो उसके लिए फिर जो आईटी प्रोफेशनल होंगे वो एमी एडमिन यूज लेंगे या साथ में पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज करें। तो एज पर आपकी चॉइस, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप 1 बाय 1 ट्राई कीजिएगा और इनमें बहुत ही इजी वे में है। मतलब इसमें आपको अलग से कुछ सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैसे होगा। तो स्टार्टिंग विथ आप एनीडेस्क कीजिएगा, सबसे पहले आप एनीडेस्क यूज करिए। फिर होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो इसकी कोई गारंटी है नहीं कि डाटा हमेशा सेफ रहे। मतलब कि डाटा की कोई गारंटी होती नहीं है। डाटा के बारे में 2 फार्मूला होते हैं जो हर आईटी इनेबल्ड व्यक्ति को जानना आवश्यक है। कि जिस प्रकार से आइंस्टीन के अनुसार है कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती ना क्रिएट होती, उसका केवल रूप चेंज होता है, उसी प्रकार डेटा ना तो कभी नष्ट होता है और क्रिएट तो होता है लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। आप डेटा को कितना भी डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे वो एक बार, अभी जो कोविड-19 वायरस है ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही वैक्सीन आएगी, लेकिन डेटा को आप डिस्ट्रॉय करना भी चाहें, आप उसको डिलीट करिए, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करिए, तो भी वो नहीं डिस्ट्रॉय होगा। रीजन क्या है कि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनके माध्यम से वो रिकवर हो जाता है। और दूसरा फार्मूला ये है कि डेटा कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब कि आपके लैपटॉप का, पीसी का डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डिलीट होने के बाद वो हर हाल पे आ जाएगा। तो सिक्योरिटी रीजन से आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप चाहते हैं कि आपकी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क या और जो भी दूसरे मीडिया हैं उनका डाटा कभी भी कोई रिकवर ना कर सके, तो उसके लिए आप सिंपली उनको फॉर्मेट डिलीट करने के बाद सीधे फिजिकली रूप से उनको तोड़ दीजिए। मतलब जब तक पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क या दूसरे मीडिया जो भी माध्यम है फिजिकली रूप से डैमेज नहीं होते हैं तब तक वो बार बार रिकवर हो ही जाएगी। मतलब आपकी कोई पेन ड्राइव है, आपने ऐसे फेंक दिया उसको, यदि कोई दूसरा व्यक्ति पाएगा तो पेन ड्राइव में जितना डाटा है वो इन सॉफ्टवेयर से रिकवर होके वो पूरा आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा भी उसके सामने आ जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उन मीडिया को फिजिकली रूप से जितना डिस्ट्रॉय हो सके, डिस्ट्रॉय करने के बाद, नष्ट करने के बाद ही आपको फेंकना है। अब डाटा कैसे रिकवर होगा, तो इसका डेमो तो यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका डेमो आपको अपने से ही देखना है, लेकिन ये गारंटी है कि इन ऐप के द्वारा आपका डाटा हर हाल पे रिकवर हो जाएगा। शर्तें लागू है कि ऊपर के जितने भी ऐप हैं ये सब पेड लाइसेंस के साथ आएंगे। मतलब ऊपर के ऐप का आप यूज लेंगे तो पूरा डाटा रिकवर होने के बाद, जो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, 8-10 घंटे भी लग सकते हैं, वो डाटा की लिमिट पे डिपेंड है, आपके स्क्रीन के सामने एक मैसेज आएगा कि आपके ये पूरे डाटा रिकवर हो चुके हैं, नाउ पेड इतना अमाउंट। मतलब अब आप उनका लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करिए तो वो डाटा आपके रिकवर हो जाएगा। लेकिन यदि आपका
सिंपल डाटा है या 1 GB से कम है, तो इन पेड सॉफ्टवेयर का जो फ्री ऐप अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कास्ट रूप में जो आप यूज लेते हैं, उसके माध्यम से भी वो इजीली रिकवर हो जाएगा। मतलब सिंपल डाटा आपका हुआ है डिलीट, तो इन ऐप के द्वारा बिना पैसे के भी डाटा आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी पूरी हार्ड डिस्क ही डैमेज हो गई है, जिसमें 300 GB या टीबी का डाटा था, बहुत सारे ऑडियो थे, वीडियो थे, तो उस केस में फिर आप मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। उस केस में आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। और पैसा किसको देंगे, इसके लिए आपके पास उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज लें। तो इनमें से जो टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर है उनके नेम इस प्रकार है। आप डिस्क ड्रिल का यूज ले सकते हैं, टेन और शेयर यूज कर सकते हैं, डेटा रिकवरी विजार्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मैंने यूज भी लिया हुआ है, बहुत बेहतर है ये। वाइज डेटा रिकवरी आप यूज ले सकते हैं, रिक्यूब भी आप यूज ले सकते हैं, अनफॉर्मेट है, एक्टिव अनइरेजर है, टेस्ट डिस्क है, एक्टिव बूस्ट डिस्क लाइट है। तो इनमें से आप कोई भी ऐप का यूज ले सकते हैं। और यदि आपके पास पैसे नहीं है या पैसे आप देना नहीं चाहते, तो आप फ्री कास्ट सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है, जो नीचे लिस्टिंग में है, रिकवर्ड इट डेटा रिकवरी, फ्री रिकवर, फोटो रेक, विनहेक्स, टीसी स्पेक्टर, तो इन ऐप का आप यूज लेंगे, लेकिन लिमिटेड फीचर्स के साथ ही डेटा रिकवर होंगे। और एक चीज और आपको याद रखना है कि डिलीट किया गया डाटा या धोखे से डिलीट हुआ डाटा या वायरस के माध्यम से, अटैक के माध्यम से जो डाटा हुआ है डिलीट, वो तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो डेटा डैमेज हुआ है, डैमेज डाटा बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना। और यदि आप चाहते हैं कि मान लीजिए कोई आपका डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस का सब कुछ डाटा तो आपके सामने अवेलेबल है, लेकिन वो डैमेज हो चुका है, उसका सीक्वेंस डैमेज हो चुका है, या उसमें जो टेक्स्ट है वो नॉन रीडेबल है, या और भी कोई फॉल्ट है, तो फिर आपको इनमें से कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं लेना है। उसके लिए फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग दूसरे ऐप आते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि डाटा यदि डैमेज हुआ है तो वो रिकवर हो, लेकिन डिस्ट्रॉय हुआ है तो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रूल साइटी का ही होता है कि डाटा कभी डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। तो जब हो नहीं सकता तो इन ऐप के द्वारा वो इजिली रिकवर भी हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ 1-2 फोटो, एक सिंपल सा वीडियो, एक पीपीटी की फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, अलग अलग फाइल आप एक फोल्डर में रखिए। उसकी दूसरी कॉपी आप लैपटॉप या पीसी के दूसरे ड्राइव में रखिएगा। जैसे ओरिजिनल डाटा यदि आपका डी ड्राइव में है, तो उसको एक कॉपी आप ई ड्राइव में रख लीजिए। रखने के बाद पहले आप उस फोल्डर को हटा दीजिए, मतलब फिजिकली रूप से उस डाटा को आप डिस्ट्रॉय करिए। फिर इनमें से कोई भी ऐप का आप यूज लीजिए और उसके माध्यम से रिकवर करिए, और देखिए कि वो कैसे रिकवर हो रहा है और कितना रिकवर हो रहा है। तो ये गारंटी है कि रिकवर आपका डाटा हो जाएगा, लेकिन आप उसका एक बैकअप दूसरे ड्राइव में रख लीजिएगा। मान लीजिए कि यदि नहीं रिकवर हो पा रहा है, नहीं का तो प्रश्न ही हालांकि नहीं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब यदि आपका डाटा 10 GB का है, तो वो रिकवर होने में मान लीजिए कि सुबह से शाम लग जाएगी। वो डाटा दूसरे मीडियम में कॉपी 1 घंटे से भी कम टाइम में होगा, लेकिन जब वो रिकवर होता है तो आपके पीसी के पूरे सेक्टर्स को रीड करता है वो, इसलिए वो काफी ज्यादा टाइम लेगा। और ये बेहतर मेथड भी है कि जब आप रिकवरी में जाएंगे तो आपके सामने जितने भी रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं, 2 ऑप्शन हर हाल पे आएंगे, एक स्कैन और एक डीप स्कैन। तो आप डीप स्कैन मेथड का यूज लीजिएगा। डीप स्कैन मेथड टाइम टेकिंग है, लेकिन उससे डाटा रिकवर होने की गारंटी ज्यादा है। इन जितने भी ऐप है, इनका सबका ये बेसिक इंट्रो है कि कैसे आपको यूज लेना है, कौन सा फ्री है, कौन सा पेड है। तो ये सब चीजें आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। मैंने सिर्फ आपके सामने जो लिस्टिंग है वो आपको शो किया है। और
कोई भी मीडिया हो, हार्ड डिस्क हो, मेमोरी कार्ड हो, यूएसबी फ्लैश डिस्क हो, सीडी, डीवीडी, तो हर मीडिया का डाटा आपका रिकवर हो जाएगा। और अब अंत में हम देखते हैं कि जैसे आजकल काफी ज्यादा वेबिनार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है कि वेबिनार का सर्टिफिकेट कैसे बिना मैनुअल टास्क के, बिना कुछ भी टाइम स्पेंड किए ऑटोमेटिक सबके मेल पे आ जाए और ऑटोमेटिक हमारी ड्राइव में भी, ड्राइव अर्थात जो गूगल की ड्राइव है उस ड्राइव में ऑटोमेटिकली एक कॉपी स्टोर हो जाए, दूसरी कॉपी यूजर्स को सबमिट हो जाए। तो इसके लिए कुछ एड इन है, कुछ ऑटोमेटिक टूल्स है, उनका हम लोग यूज ले सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो मैं मानता हूं वो है क्रिस्टल रिपोर्ट विथ .NET। मतलब .NET आप लोग जैसे जानते हैं कि .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से डेवलप हुई है। इसके जैसे और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, PHP है। तो यदि आप प्रोग्रामर है, यदि आप IT प्रोफेशनल है, तब तो आपको किसी ऐड इन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तब उस केस में आप क्रिस्टल रिपोर्ट यूज करेंगे और आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है .NET, PHP, जावा, उसके माध्यम से आप उस सर्टिफिकेट की डिजाइनिंग से लेके सेंडिंग तक की जो कोडिंग है या डेवलपमेंट टास्क है वो आपको देखना होगा। तो नंबर 1 मेथड है सिर्फ IT प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि यदि आप IT प्रोफेशनल हैं तो आप बेहतर वे में ये सब कुछ देख लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग ज्यादा IT प्रोफेशनल नहीं है और आप चाहते हैं कि बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ये सब कुछ काम हो जाए, तो वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे चाइनीज सॉफ्टवेयर है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर को आप पहले देख लीजिए कि वो चाइनीज है या चाइनीज नहीं है, या किस कंट्री का है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो भी आपको देखना होगा। क्योंकि रिस्क फैक्टर इसलिए है यहाँ पे कि ये जो भी एड इन सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, ये आपके गूगल फॉर्म और गूगल ड्राइव के साथ अटैच होंगे। तो जब अटैच होंगे तो यदि वो अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, वायरस भी यदि उसमें है, तो वो आपके गूगल ड्राइव में जितना डाटा है सबको हटा भी सकता है। तो इसलिए मैं आपके सामने 2 ऐसे एड इन लाया हूं जो गूगल के द्वारा सर्टिफाइड है। मतलब सर्टिफाइड इसलिए है कि ये गूगल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है, मतलब नॉर्मल प्ले स्टोर में नहीं, जो गूगल का एथेंटिक मार्केट है उसमें आपको ये दोनों ऐप अवेलेबल है। तो इन दोनों ऐप की गारंटी ये है कि बिना किसी सिक्योरिटी रिस्क के आप इनका यूज ले सकते हैं। हालांकि जब इन दोनों का इंस्टॉलेशन आप देखेंगे तो आपकी इच्छा होगी कि दोनों का यूज ना लें, क्योंकि दोनों ही मैसेज देते हैं कि मैं आपकी गूगल ड्राइव का हर एक डाटा देखूंगा, एक्सेस होगा और उसको डिलीट, एडिट, मॉडिफाई जो भी चाहेंगे तो ये इन दोनों ऐप के माध्यम से हो सकता है। तो हालांकि ये इनके माध्यम से जो वार्निंग है वो पहले ही आ जाती है। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आप इसको उस ईमेल आईडी में यूज करिएगा जिसमें आपके ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा या कॉन्फिडेंशियल फॉर्म, आपके पर्सनल डाटा ना हो। मतलब एक कोई दूसरी ईमेल आईडी में आप इनका यूज करिए। तो 2 आईडी आप यूज करना है, सर्टिफाई EM और ऑटोकैड। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं जैसे, या ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं, तो दोनों ही वे में आप यदि चाहते हैं कि ऑनलाइन वे में स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हो, वहीं पे रिजल्ट आ जाए और वहीं पे हम उनको सर्टिफिकेट भी दे दें। मतलब 40 मिनट की आपकी क्लास है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उस 40 मिनट्स में आप चाहते हैं कि 30 मिनट्स का आपका लेक्चर रहे, 5 मिनट आप वहीं पे ऑब्जेक्टिव वे में एग्जामिनेशन ले, और वो जो क्वेश्चन है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट्स को सिंगल क्लिक में आपने भेज दिया। भेजने के बाद आपने 5 मिनट उनको टाइम भी दे दिया कि आपके पास इतना टाइम है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आप चाहते हैं कि उसी टाइम पे उनका रिजल्ट भी शो हो जाए और सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक वहीं पे सेंड हो जाए।
तब इस केस के लिए बेहतर होता है आपका सर्टिफाई ईएम, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर वर्क करता है गूगल फॉर्म के साथ। बाय डिफॉल्ट इसका नेचर होता है कि ये जिस गूगल फॉर्म के साथ लिंक होगा उस गूगल फॉर्म को सबमिट करते ही यदि आपने जो सर्टिफिकेट फिक्स किया हुआ है उस पार्टिसिपेंट के ईमेल पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। हालांकि ये जो फीचर्स है इसको आप चाहें तो ये डिसेबल भी हो सकता है और आप चाहें तो मैनुअली 1 बाय 1 लोगों को सर्टिफिकेट जा सकता है। लेकिन जब आप 1 बाय 1 भेजेंगे और मान लीजिए 100 बच्चे आपकी क्लास में है तो वो तो कोई बेहतर मेथड है नहीं कि 1 बाय 1 मतलब 100 बार आप क्लिक करें। आप चाहेंगे कि बस आपने एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है वही क्लास में बैठे ही आपने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद गूगल फॉर्म को आपने सर्टिफाई ईएम से लिंक किया, लिंक करने के बाद सीधे आपने जो लिंक है उसको स्टूडेंट को भेजा, स्टूडेंट ने आंसर दिया और उसको वहीं पे रिजल्ट भी मिल गया और सर्टिफिकेट भी मिल गया। इसको आप वेबिनार के रूप में भी यूज ले सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक यही है कि यदि इसको आपने ऑटो मोड में सेट किया हुआ है तो आपके पास जो लिंक है वो लिंक आप जितने लोगों को बांटते जाएंगे उनके माध्यम से फॉर्म आते जाएंगे और फॉर्म सबमिट होगा और ऑटोमेटिक सबको सर्टिफिकेट भी मिलता जाएगा। मतलब जैसे एक वेबिनार में 100 लोगों ने यदि पार्टिसिपेट किया और वो लिंक यदि हमने सर्टिफाई ईएम के माध्यम से 100 लोगों को भेजा, यदि उन 100 लोगों ने आगे जितने लोगों को भेजा होगा उन लोगों को सर्टिफिकेट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ऑटोमेटिक मिलता जाएगा और हमको मालूम भी नहीं होगा। हम सोचेंगे कि हमने केवल 100 लोगों को सर्टिफिकेट दिया, लेकिन वो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट 1000 लोगों तक या 1 लाख तक जो भी शेयर होता जाएगा वो आएगा। तो इसलिए जब आप इस फीचर्स का यूज ले तो आपको ध्यान रखना रहे कि इसको कब ऑन रखना है और ऑन होने के बाद बहुत जल्दी जितना पॉसिबल हो उसको आप ऑफ करिए। तो ये दोनों फीचर्स ऑन और ऑफ का जब आप गूगल फॉर्म में जाएंगे वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है सर्टिफाई ईएम का वो है ऑटोकार्ड। तो ये बेहतर होता है गूगल शीट के साथ और गूगल फॉर्म के साथ। इसमें बेसिक 3 फैसिलिटी होती है। एक होता है मैनुअल जॉब रन, मतलब जब आपके द्वारा एक सिंगल क्लिक किया जाएगा तो उसी टाइम पे सर्टिफिकेट आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर में सेव होगा और जितने पार्टिसिपेंट है उनकी वैलिड ईमेल आईडी में ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा और रिसीप्ट आपके सामने आ जाएगी कि इतने लोगों को सर्टिफिकेट जा चुका है। दूसरा ये है कि आप इसको एज ए ट्रिगर भी यूज ले सकते हैं। ट्रिगर का मतलब ये हुआ कि जो ऑटोमेटिक हो, तो मतलब जैसे ही फॉर्म कोई सबमिट हुआ तो ऑटोमेटिक आ जाए, या आपने टाइमिंग में रख दिया है कि हर 3 घंटे बाद ऑटोमेटिक भेजता रहे या हर 1 दिन बाद ऑटोमेटिक भेजता रहे, तो जो भी टाइम स्लॉट आपने रखा है उसके अनुसार ऑटोमेटिक जाएगा। साथ में फॉर्म के सबमिट होने पे भी ऑटोमेटिक जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप फॉर्म के साथ और टाइमिंग के साथ जो ट्रिगर है इसको हमेशा डिसेबल वे में यूज करिए, मतलब इनेबल मत करिए और मैनुअल जॉब रन की जो फैसिलिटी है उसका यूज करिए। ये बहुत सिंपल और बहुत यूजफुल होगा जब हम लोग वेबिनार का सर्टिफिकेट भेजना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इजीली अटैच होता है आपके गूगल शीट के माध्यम से। शीट में क्या है, जैसे मान लीजिए 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से वो शीट आपको ऑटोमेटिक मिल गई। फिर उसमें आपको कुछ लिखना है, कुछ एडिट मारना है, वो भी हो गया एडिट। और एडिट करने के बाद लास्ट में आप इस ऐप को उस गूगल शीट के साथ लिंक करिए। तो बहुत इजी है, मेल मर्ज के जैसे। इसका मैनुअल भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इसके माध्यम से सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली सेंड होंगे। लेकिन जो प्री डिफॉल्ट टेम्पलेट है आप उनका भी यूज ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने लिए जो टेम्पलेट है तो आप अपने टेम्पलेट का यूज लीजिए और उस टेम्पलेट में सर्टिफिकेट जाए। और दोनों ही ये ऐड इन है, ये गूगल फॉर्म के साथ इजीली अवेलेबल हो जाएगी।
जैसे यहाँ पे आप जैसे ही आए गूगल फॉर्म में, ये देखिए, यदि आपके आईडी में सर्टिफाइड ईएम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो बहुत आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तो जब आप गूगल फॉर्म में जाएंगे तो ये ऐड इसके रूप में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ये आपका गूगल फॉर्म है, इसमें आपने क्लिक किया, सर्टिफाइड ईएम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपने किया शो सर्टिफाइड ईएम कंट्रोल। लेकिन इसके लिए लिमिटेशन ये है कि जो भी आपकी ये इवेंट्स है उसमें कम से कम एक क्वेश्चन विथ 1 मार्क होना चाहिए। मतलब सर्टिफाइड ईएम जो बेसिकली यूज होगा वो एग्जामिनेशन के लिए यूज होगा। मतलब जब आप क्लास में रहें, बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चन जाए तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें कम से कम 1 मार्क हो, तो ही आप इसका यूज ले पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको जो दूसरा मेथड है ऑटो कार्ट, उसी का यूज लेना होगा। यहाँ पे हर दिन का जो कोटा होगा वो आपकी ईमेल आईडी की फैसिलिटी के अनुसार अवेलेबल रहेगा। जैसे यदि हम जीमेल आईडी यहाँ पे यूज ले रहे हैं तो 100 ईमेल आईडी ही जा पाएगी, जो हमारे हिसाब से क्लासरूम टीचिंग के लिए बेहतर है। आपकी एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे होंगे नहीं। लेकिन यदि आप 100 से ज्यादा यूज लेना चाहते हैं तो जो गूगल की प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, यदि मैं अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आऊंगा तो उसमें जो लिमिट होती है वो 100 से ज्यादा है, तो वो मैं उतना यूज कर लूंगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहेगा लिंक टू एग्जाम, मतलब लिंक है। ये अभी सर्टिफिकेट इज ऑन, मतलब ऑन का मतलब किस फॉर्म को जिसके द्वारा भी सबमिट होगा तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक इसको मिल जाएगा। तो आपका काम रहेगा किसको आप मोड में रखना है, और जब रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे ऑन करिए और उसी टाइम पे फिर आप करिए। यहाँ पे चूंकि आपको पहले ही मालूम हो गया है कि ये कम से कम एक क्वेश्चन हर हाल पे होना चाहिए, तो उसके लिए कितना पासिंग है, मतलब जो पास आउट स्टूडेंट होंगे या एप्लीकेंट्स होंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट जाएगा। यदि आप चाहते हैं सबको जाए तो पासिंग वैल्यू आपको 0 रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो 80 से या 90 से ऊपर जाए या 100 आए तो उसके अनुसार आपके माध्यम से यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर टेम्पलेट है, तो जो प्री इंस्टॉल टेम्पलेट है आप उनका भी यूज ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपना खुद का टेम्पलेट यूज करिए। तो आप यहाँ पर खुद का टेम्पलेट यूज लेंगे, ये लास्ट में आप देखेंगे तो आएगा यूज ए कस्टम टेम्पलेट। अब जो भी आपने यहाँ पे टेम्पलेट है उसका आप यूज लीजिए, सेलेक्ट न्यू फाइल या ऑलरेडी जो है, बस ये एक बार की सेटिंग होगी और बहुत आसानी से आप भेज देंगे। तो हमारे हिसाब से सबसे पहले आप इन दोनों का यूज करिए, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि चाहे टीचिंग हो कि लर्निंग हो, सबसे बेहतर होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से मतलब उत्तम दुनिया में कोई दूसरी मेथड नहीं है। लेकिन आजकल सेल्फ स्टडी का एक और अल्टरनेटिव दूसरा नाम जो हम लोग बोलते हैं वो है गूगल, या गूगल के जैसे दूसरे ही ऑनलाइन टूल्स। मतलब आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, एरर आएगी, सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व नहीं होने के बाद फिर आप ऑनलाइन देखेंगे और देखने के बाद फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही आपने एक ऐप को सीखा, मान लीजिए आपने सर्टिफाइड ईएम का यूज सीख लिया,
तो बहुत आसानी से फिर ऑटो क्रैट जो है, इससे बीजी है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी आपके काम के ऐप होंगे, 1 बाय 1 आप बहुत इजी वे में सीखते जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों की जो भी क्वेरी हो या जो भी प्रॉब्लम हो अभी या फ्यूचर में, जो भी, वो आप हमारे मेल पे लिख सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि मेल के माध्यम से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होंगे। और यदि उस वे में भी नहीं हो पाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ऑनलाइन रिमोट डेस्कटॉप ऐप है, इनके माध्यम से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब वर्क फ्रॉम होम, ना आपको कहीं जाना, ना आपके दोस्त को, ना हमको, ना बच्चों को, सब जो जहां है वहीं रहेंगे और वहीं से टीचिंग, लर्निंग, वर्क, सब कुछ एवरीथिंग पॉसिबल होता रहेगा। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमको क्या यूज लेना है ये मालूम रहे, और कैसे यूज लेना है इसके लिए तो गूगल है। गौतम सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, फिर भी मैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पार्टिसिपेंट को पूछने हो हमारे गौतम सर से, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, आप पूछिए पूछिए। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपने बताया डाटा रिकवर कैसे कर सकते हैं। सर, यदि पेन ड्राइव में डाटा है और पेन ड्राइव शो नहीं हो रही है तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं क्या? शो ही नहीं हो बिल्कुल रही बिल्कुल मैडम। एक्चुअली में वो क्या है कि पेन ड्राइव जब सिस्टम में लगाने पर, जबकि बिल्कुल, उसमें देखिए यदि शो ना डाटा भी हो है तो उस केस में पेन क्या ड्राइव में। होता है कि नॉर्मल, यदि वायरस आपके पीडी में या पीसी में है, किसी भी में, तो कई बार क्या होता है कि पेन ड्राइव में डाटा है लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत सिंपल मेथड है कि आप दिस पीसी में जाएं, माय कंप्यूटर में, जो भी पेन ड्राइव का फोल्डर है वहां पे आप जाएं। यहाँ आए हम, और यदि यहाँ कोई डाटा आपको शो नहीं हो रहा तो यहीं पे सर्च है, सर्च में आप वाइल्ड कार्ड फिल्टर यूज करेंगे, स्टार और डॉट स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार का मतलब कोई भी नेम, और डॉट उसके बाद जो यूज होता है उसका मतलब है कि कोई भी एक्सटेंशन नेम। तो इस प्रकार पहले आपको ये देखना है कि वास्तव में वो डाटा है या नहीं है। यदि आप स्टार डॉट स्टार का यूज लेंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी फाइल्स है वो वहां पे शो हो जाएंगे। मान लीजिए इसके बावजूद भी नहीं शो हो रहे हैं तो फिर आप डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सर मतलब सबसे पहले आपको वाइल्ड कार्ड के माध्यम से देखना है कि पेन ड्राइव में डेटा है या नहीं। यदि डेटा है तो वाइल्ड कार्ड से ही दिख जाएंगे। मान लीजिए कि डेटा है भी नहीं, दिख भी नहीं रहे, तो फिर आप रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज लेंगे और बहुत इजीली रिकवर हो जाएगा, जब तक वो फिजिकली रूप से पेन ड्राइव डैमेज नहीं हुई है। फिजिकली रूप से ही मान लीजिए यदि डैमेज हो गई तो फिर कोई जान। जी मैडम। वो पेन ड्राइव भी शो नहीं हो पेन रही है ड्राइव यदि सिस्टम में। सिस्टम में नहीं शो हो रही है तो फिर उसमें डेटा का कोई मतलब नहीं है। आपका डेटा है, लॉस भी नहीं होगा, फिर वो दूसरा इशू है मैडम। और एक रीजन ये भी होता है कई बार कि पेन ड्राइव होने के बाद आपके कुछ कर पीसी सकते हैं में सर शो उसमें? नहीं होता है, तो उस केस में भी आप डेटा रिकवरी यूज ले सकते हैं। डेटा रिकवरी सिर्फ डेटा के लॉस होने के साथ साथ यदि डैमेज है और कोई प्रॉब्लम हो गई है, मतलब डेटा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तब भी आप डेटा रिकवरी ऐप का यूज ले सकते हैं। मतलब 99% प्रॉब्लम डेटा रिकवरी ऐप से। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। गौतम सर। हाँ, प्रशांत बताइए। सर, मैं कुछ कहना बिल्कुल चाहती हूँ आपसे। सर, गौतम सर को बताइए, देख बट के सर बहुत अभी अच्छा था और काफी सारी चीजें उन्होंने
क्वेरी तो सर हम लोग जब लैब वर्क करेंगे उसके बाद थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, के बाद में क्वेरी करने का। बिल्कुल, मैं सर का मेल नंबर आप लोगों को भेज दूंगा, आप मेल पे अपनी चीजें उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके 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 सर, थैंक यू। गौतम सर, इस बहुत ज्ञानवर्धक लेक्चर के लिए आप टीचर बहुत दिन से आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं आपका लेक्चर ऐसा लगा ही नहीं कि आप टीचर नहीं है। आपने बिल्कुल जैसे टीचर पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी ढंग से पढ़ाया है। मुझे लगता है कि हमने आपकी पुराने दिनों की यादें आज फिर से ताजा कर दी हैं। फिर से आपको आज पूरा 1.5 घंटा पढ़ाने का मौका मिला और आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें सब लोगों को समझाई, बहुत सारे लोगों को समझ में आया और मुझे लगता है कि बहुत सारी क्वेरीज होंगी जो हम आपसे मेल से हमारे पार्टिसिपेंट आपसे पूछेंगे। तो गौतम सर, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कभी दोबारा आपसे कहेंगे तो फिर से आप समय निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे काम आप करते हैं, आपके पास समय नहीं होता। लगातार वीसी सर के वेबिनार, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के वेबिनार को आप हैंडल करते हैं, उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। गौतम सर, पुनः एक बार हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Gautam sir. Thank you, sir. Nice to meet you. थैंक